हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 19 दिसंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 19 दिसंबर 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कल के रिवीजन से। कल जो भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी 1 मिनट में रिवीजन करेंगे, फिर आज की तरफ बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। ये 18 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी थीम थी माई ग्रेट स्टोरी, कल्चर एंड डेवलपमेंट। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। इसमें एक विधेयक काफी ज्यादा चर्चे में रहा जिसका नाम था वीबीजी रामजी बिल। मैंने पूरा डिटेल से आपको बताया है इसको लास्ट दिन में। प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिसंबर 2025 में 3 देशों की आधिकारिक यात्रा शुरू की, जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान। यहाँ से इनमें इथियोपिया और ओमान से इनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। एनएचएआई ने अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में भारत की पहली वन्यजीव सुरक्षित सड़क की शुरुआत की है और ये सड़क जो है लगभग 11 किलोमीटर में है। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बन गए हैं। सीएसके ने खरीदा है 2 खिलाड़ियों को, कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर। कोल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बन गए बी साई राम। और भारत के पहले पूर्णतः स्वदेशी 1.0 गीगाहर्ट्ज माइक्रो प्रोसेसर इसको लॉन्च किया गया। इसका नाम है ध्रुवा 64। ये 64 बिट का है। वैश्विक पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया है। इसमें भारत 67वें स्थान में है। ये आर्ट एंड कैपिटल के द्वारा जारी किया गया है। इसके अलावा ओटीटी फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड्स में बेस्ट सीरीज बनी है ब्लैक वारंट। पीएम मोदी को दिसंबर 2025 में इथियोपिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस कल की वीडियो से जिनका आपने किया रिवीजन। अब हम लोग बात करेंगे आज की करंट अफेयर की, क्योंकि आज की करंट अफेयर आपके लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा कंटेंट के साथ। जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे आपको एमजेटी एजुकेशन द्वारा बेहतर कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। वीडियो को एंड तक देखिए, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अब बारी है डेली करंट अफेयर को दोबारा से ऊंचाइयों तक पहुंचाने की। तो एमजेटी ऐप पर इसकी क्विज और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। पीडीएफ आपको रात को 9 बजे टेलीग्राम पर भी दे दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पिन कमेंट में भी छोड़ रखा मैंने। पहला क्वेश्चन, हाल ही में भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया गया? अल्पसंख्यक अधिकार दिवस यानी माइनॉरिटीज राइट्स डे ये मनाया जाता है साथियों 18 दिसंबर को। तो अभी 18 दिसंबर को मनाया गया माइनॉरिटीज राइट्स डे। ठीक है, इस दिवस का मेन उद्देश्य होता है कि जो इंडिया में माइनॉरिटीज रहती हैं उनके भी राइट्स का, उनके भी अधिकारों का ख्याल रखा जाए, उनके अधिकारों का हनन ना किया जाए। जैसे उनको प्रताड़ित ना किया जाए, जैसे उनको कोई इस प्रकार का जैसे होता नहीं अल्पसंख्यक को लेकर के जो ज़बरदस्ती लोग करते हैं, कहीं पर जहाँ पर कम लोग रहते हैं वहाँ पर उनके साथ ज्यादती होती है, वो सब ना किया जाए, भेदभाव ना किया जाए। इसके लिए ये दिवस मनाया जाता है। भारत में माइनॉरिटी किसे माना गया है? भारतीय संविधान में या कहे वर्तमान कानून में किसे माइनॉरिटी कहा गया है भारत में? तो भारत के लिए, भारत के हिसाब से माइनॉरिटी में मुस्लिम, सिख, ईसाई, पादरी, जैन, बौद्ध, ये सब जो हैं ये माइनॉरिटी हैं। मेजॉरिटी केवल एक है, हिंदू। ठीक है ना, ये भारतीय संविधान के अनुसार है, इसको ध्यान रखना। माइनॉरिटी में सबसे बड़ी माइनॉरिटी कम्युनिटी मुस्लिम। ठीक है, तो ये याद रखना। अभी मैं आपको बहुत सारे फैक्ट बताऊंगा माइनॉरिटी से रिलेटेड और इस क्वेश्चन से रिलेटेड। पहले आप जान लीजिए इसका उद्देश्य क्या है। अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाना। यूएन ने 18 दिसंबर 1992 को ही नस्ल, धर्म या भाषा, इन सब आधार पर जो भी माइनॉरिटी हैं उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए ये दिवस की शुरुआत करी थी। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को लेकर के कानून कौन सा है? तो अनुच्छेद 29 और 30 आप पढ़ते होंगे, है ना। अल्पसंख्यक के अधिकारों को लेकर के ये अनुच्छेद है भारतीय संविधान में। संस्कृत तथा शिक्षा संबंधी अधिकार है। अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति और शैक्षणिक संस्थानों में ये अपना मैनेजमेंट कर सकते हैं और उसका विस्तारीकरण कर सकते हैं। जो आप सुनते होंगे ना अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटीज, ये इसी के तहत आती हैं। ठीक है, चलिए भारत में अल्पसंख्यक को लेकर के हम लोग कुछ और स्टैटिक्स पॉइंट्स जो बन सकते हैं, रिलेटेड पॉइंट, उनको कवर करते हैं। जैसे जैसे भारत में कुछ राज्य हैं जहाँ पर अल्पसंख्यक वर्ग बहुसंख्यक मात्रा में है। टोटल भारत में अल्पसंख्यक की हिस्सेदारी लगभग 19% है टोटल भारत की पॉपुलेशन का। कुछ ऐसे राज्य जहां अल्पसंख्यक ज़्यादा मात्रा में है, उनमें कश्मीर हो गया, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, लक्षद्वीप, ये है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की स्थापना 2006 में हुई थी और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना 1992 में हुई थी। और एक नई रोशनी योजना है, नई रोशनी करके है, अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व के विकास के लिए।
एक और रिलेटेड योजना है PMJVK यानी प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम। इसमें भी अल्पसंख्यक क्षेत्रों के बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाता है। क्लियर है। अब महत्वपूर्ण दिवस अभी तक दिसंबर मंथ में आए हुए, इनका रिवीजन कीजिए फटाफट से। तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया, 2 को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 2 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाया गया, 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस, 5 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस, 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस, 7 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस, 9 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, 10 को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, 11 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, 15 दिसंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस और 18 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया। क्लियर है, याद रहेगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जोस एंटोनियो कास्ट, इनको किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो जोस एंटोनियो कास्ट ये बन गए हैं साथियों चिली के प्रेसिडेंट, चिली के राष्ट्रपति। चिली एक दक्षिण अमेरिकी देश है, लैटिन अमेरिकी देश भी कह सकते हैं। उसके नए प्रेसिडेंट बने हैं जोस एंटोनियो कास्ट। ओके, और इन्होंने 58% वोट हासिल किया और उसके बाद ये जीते हैं। 11 मार्च 2026 को राष्ट्रपति पद की ये शपथ लेंगे। ये बड़ा दक्षिणपंथी बदलाव है, मतलब ये राइट विंग से हैं, तो अब राइट विंग की सरकार वहाँ पर आ जाएगी। चिली की बात करें, राजधानी इसकी सैंटियागो होती है, मुद्रा चिलियन पेसो। वर्तमान राष्ट्रपति जो अभी तक थे वो थे गैब्रियल बोरिक, अब उनकी जगह पर ये आएंगे। ठीक है ना। चिली से रिलेटेड एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि चिली की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? इसकी लैंग्वेज होती है स्पेनिश। चिली में स्पेनिश बोला जाता है। ठीक है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार ये तो दक्षिण अमेरिका में है, स्पेन देश तो कहीं और है, तो यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज क्या बोली जानी चाहिए? हो सकता है कुछ और बोली जाती हो, लेकिन स्पेनिश यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। ये बात याद रखना, क्योंकि दुनिया में जब कॉलोनियाँ थी, दुनिया भर मतलब पूरी दुनिया लगभग किसी न किसी कॉलोनी थी, उसमें 2 देश 3 देश बहुत ज़्यादा फेमस थे, उसमें ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन वगैरह। ठीक है, यही देशों ने पूरा कब्जा कर रखा था। खैर, यहाँ पर अगर लोकेशन देखोगे कहाँ पर है वर्ल्ड मैप में चिली, तो वर्ल्ड मैप में ये देखोगे जैसे ये रहा अपना प्यारा भारत, यहाँ से आप पूरा ये एशिया में पड़ता है, फिर अफ्रीका कॉन्टिनेंट पार करो, फिर उसके बाद अमेरिका कॉन्टिनेंट में आ जाओगे तो ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में भी बिल्कुल आपको वेस्ट में दिख जाएगा चिली। चिली एक ऐसा देश है जो ब्राज़ील से अपना बॉर्डर नहीं शेयर करता है। मैंने आपको बताया था 2 देश, एक चिली को बताया था मैंने और एक बताया था इक्वाडोर। ये 2 देश ऐसे हैं, दो मतलब मात्र 2 देश ऐसे हैं जो इस कॉन्टिनेंट में ब्राज़ील से बॉर्डर नहीं शेयर करते। बाकी सभी के सभी देश ब्राज़ील से बॉर्डर शेयर करते हैं। ब्राज़ील इस कॉन्टिनेंट का, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश है। क्लियर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की ई बुक भी है, इसको भी आप लीजिए। ब्रह्मास्त्र अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो मिस कर रहे हो, उसको लो जल्दी से, क्योंकि ये तो बिल्कुल मस्ट है, ये नेसेसरी फॉर ऑल है। साल भर का करंट अफेयर आप इसमें रिवीजन कर सकते हो, क्योंकि अब अल्टीमेटली जब आपको एग्जाम देने जाना है तो ऐसा नहीं करोगे ना कि 1 जनवरी से डेली करंट अफेयर रोज़ देखना शुरू करोगे। आपको चाहिए होगा कुछ ऐसा कंटेंट, कुछ ऐसा मटेरियल जो टॉपिक वाइज आपका, चैप्टर वाइज टारगेटेड रूप से आपका तैयार करा सके। आपको 1-1 दिन का टारगेट लगाना है चैप्टर का और उसके बाद फिर तैयार कर लेना है। ये ई बुक में आपको हर प्रकार के कंटेंट मिल जाएंगे। स्टैटिक जीके भी इसमें दिया गया है रिलेटेड क्वेश्चन से, और टेबल, चार्ट, इन्फोग्राम, 6 मैक्स, मतलब इसमें पूरा का पूरा हम लोग का अच्छा खासा मेहनत लगता है, जिसके बाद ये ई बुक आपके लिए तैयार की जाती है। ये ई बुक मात्र 99 में है। इसका प्राइस नहीं कम होने वाला है, ना ही क्रिसमस डे ऑफर में, ना ही हैप्पी न्यू ईयर ऑफर में। ये 99 का 99 ही रहेगा। तो चाहे जब से आप लोगे तब से आपकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। ले कहाँ से सकते हो? MJT ऐप से जाकर इसके ले सकते हो, और जिन लोगों ने नहीं लिया है फटाफट से लो। देखो, कल मैंने कहा ज़बरदस्ती आप लोगों से, तो बहुत सारे लोगों ने खरीदा। आप लोग को ना समझाना पड़ता है कि भाई पढ़ लो, सही जगह लगाओ। फर्जी का डेटा इधर उधर खर्च करके रीलबाजी कर लोगे, ये नहीं करोगे। जो पढ़ने वाली चीज़ है उसमें नहीं इन्वेस्ट करोगे। इसको लीजिए फटाक से। और जो लोग UPI यूज़ करते हैं, UPI के माध्यम से ले सकते हैं। जो एंड्रॉयड ऐप से नहीं लेना चाहते हैं वो यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, बाकी व्हाट्सएप चैनल भी अपना ज्वाइन कीजिए, यहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी वैकेंसीज वगैरह से रिलेटेड। हाल ही में लोकसभा में पारित निरसन एवं संशोधन विधेयक 2025 के तहत कितने पुराने कानूनों को निरस्त किया गया? तो लोकसभा में निरसन और संशोधन विधेयक लाया गया और इसके तहत 71 अधिनियमों को, 71 कानूनों को खत्म कर दिया गया। यानी 71 ऐसे बिल, ऐसे एक्ट जो थे संविधान में, वो हटा दिए गए। कौन कौन से थे उसको तो पूरा डिटेल में 71 का 71 नहीं बताना पॉसिबल है इस वीडियो में, लेकिन
वो ऐसे थे जो समय के साथ साथ अननेसेसरी हो गए थे। मतलब आप समझो, जब भी संविधान बना था, 1950 में बना था, तब की चीज़ें कुछ और थी, तब की पहल ज़रूरतें कुछ और थी, चुनौतियां कुछ और थी, उन सबको ध्यान में रख करके बनाया गया था। लेकिन समय के साथ साथ आते आते बहुत सारी नई ज़रूरतें पड़ी, नए अमेंडमेंट आए, नए प्रावधान जुड़े, नए कानून जुड़े, लेकिन कुछ प्रावधान, कुछ पुराने जो थे वो बचे रह गए थे, वहाँ पर बोझ बन करके हो गया था। इसलिए अब यहाँ पर सरकार ने उन ऐसे 71 कानूनों को रद्द कर दिया है और उनको खत्म कर दिया है। तो ये इससे क्या होगा, कानूनी ढांचा सरल बनेगा, अप्रासंगिक और पुराने कानूनों को हटाया जाएगा, प्रशासनिक बोझ भी कम होगा। तो ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के पर्पज से ये किया गया है। इसकी घोषणाएं बीएनएस वगैरह जब कानून आए थे, बीएनएसएस वगैरह, तो नए कानूनों के दौरान भी ये कहा गया था कि बहुत सारे ऐसी चीज़ों को खत्म किया जाएगा, जो पुराने आईपीसी के और सीआरपीसी के रूल से उनको खत्म किया जाएगा, क्योंकि वो काफ़ी लेंदी थे और अंग्रेजों के ज़माने से चले आ रहे थे। तो बहुत सारी चीज़ें, व्यापक सुधार तो उस टाइम भी किया गया था। खैर, कुछ प्रमुख कानून जो निरस्त हुए हैं उनमें क्या क्या है, इंडियन ट्रामवेज एक्ट 1886, लेवी शुगर प्राइस इक्वलाइजेशन फंड एक्ट 1976, बीपीसीएल एम्प्लॉयज सर्विस कंडीशन एक्ट 1988। मतलब आप देख रहे हो, ये सब बन तो गए थे उस टाइम की ज़रूरत के हिसाब से, लेकिन पता लगा कि अब इसका वर्तमान समय में कोई महत्व नहीं रह गया है, इसलिए उसे हटाया गया है। 4 नए कानून जो जोड़े गए हैं उसमें है जनरल क्लासेस एक्ट 1897, सिविल प्रोसीजर कोड 1908, इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। ये सब जो है 4 संशोधन किए गए हैं, मतलब इसमें कुछ सुधार किए गए हैं, बदलाव किए गए हैं। बाकी 71 को तो खत्म किया गया है। अगला, हाल ही में किस राज्य की प्रसिद्ध पोंडरू खादी को जीआई टैग दिया गया? जीआई टैग किसे दिया जाता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। जब कोई प्रोडक्ट अपनी पहचान की वजह से अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने लग जाए, उस जगह की, उस रीजन की वो स्पेशल प्रोडक्ट बन जाए, जिससे बहुत सारे जो उत्पादक हैं, जो किसान हैं, वो निर्भर रहने लगें, तो सरकार भी चाहती है कि भाई इसको इकोनॉमी को और बूस्ट किया जाए, उसको ग्लोबलाइज किया जाए, उसको ग्लोबल मार्केट में ले लिया जाए, साथ ही साथ उसका फर्जीवाड़ा रोका जाए, उसकी ब्लैक मार्केटिंग रोकी जाए। तो सरकार उसको जीआई टैग दे देती है, यानी उसकी ब्रांडिंग कर देती है। तो जीआई टैग के लिए एक्ट आया था, बिल आया था सबसे पहले 1999 में, फिर ये बिल 2003 में जाकर के एक्ट बना। पहला प्रोडक्ट जिसको जीआई टैग मिला था वो मिला था 2004 में दार्जिलिंग की चाय को, ठीक है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, तो वो मिला था। तो इसी के तहत 10-10 साल के लिए दिया जाता है, वैलिडिटी 10 साल की होती है, उसके बाद रिन्यूअल कराना होता है। अच्छा, अभी जो पोंडरू खादी को जीआई टैग दिया गया है, ये प्रोडक्ट है कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का ये प्रोडक्ट है जिसको ये जीआई टैग मिला हुआ है। ओके, ये क्यों फेमस है? ये अपने खादी, स्पेशल खादी के प्रकार के लिए फेमस है। काफ़ी हल्का कपड़ा होता है, सूती रेशम धागे से बुना जाता है, इसके कपड़े काफ़ी ज़्यादा मुलायम और हल्के होते हैं, गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा आरामदायक होते हैं, क्योंकि साउथ इंडिया में जाओगे तो वहाँ गर्मी ज़्यादा रहती है ना। ये हो गया। तो अब देखो, इसको आर्थिक लाभ और पहचान मिलेगी ही। जीआई टैग के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया है। और सबसे ज़्यादा जीआई टैग वाला जो राज्य है वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु, ठीक है। अच्छा, जरी पोशाक मथुरा का है उत्तर प्रदेश का, जिसको मिला जीआई टैग। अंबाजी मार्बल गुजरात का है। तमिलनाडु के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिसको जीआई टैग मिला हुआ है ऑलरेडी। शहनाई को भी मिला था, वाद्य यंत्र बनारस का है, इसको मिला है। ये रिसेंट में मिले प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग अभी दिया गया है सरकार के द्वारा। इसके लिए इसमें चेन्नई में स्थित एक संस्थान है, वो जीआई टैग देती है, उसमें एप्लीकेशन डालना होता है, फिर अप्रूवल होता है, सब वेरिफिकेशन होकर के तब जीआई टैग दिया जाता है, ठीक। अगला, आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर किस भारतीय क्रिकेटर द्वारा लिखी गई है? तो द वन नाम की आत्मकथा, इसको लिखा है शिखर धवन ने। शिखर धवन की आत्मकथा है। देखो, जो आत्मकथा होती है यानी ऑटोबायोग्राफी की होती है, उसे खुद लिखता है क्रिकेटर या कोई भी जो सेलिब्रिटी होता है। हाँ, आजकल के ज़माने में कुछ लेखकों का सहारा लेते हैं जिससे थोड़ा सा वो सिनेमैटिक टाइप का बना सके, है ना, अपनी कहानी को। लेकिन जो कथा होती है दूसरे की जीवनी होती है, उसको कोई और राइटर लिखता है, कोई और पोएट लिखता है। तो एक कथा होती है, एक आत्मकथा, एक बायोग्राफी, एक ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। तो खैर, शिखर धवन ने अपने बारे में अपनी किताब में सब कुछ लिखा हुआ है इन्होंने, कि कैसे इनका लाइफ और क्रिकेट जो दोनों जो है आज तक का इनका जर्नी जो भी रहा था। फिर आईसीसी के बॉस कहे जाते हैं। आईसीसी में इनका काफ़ी ज़्यादा आईसीसी के टूर्नामेंट में अच्छा स्कोर रिकॉर्ड वगैरह रहता था, है ना। चर्चे में रही और पुस्तकों का रिवीजन करेंगे जो पिछले दिनों में आई थी, जैसे भारत डेट इज इंडिया, ये अभिजीत जोग ने लिखा था।
फाइंडिंग होम अगेन इसको ऋचा शर्मा ने लिखा था। मोदीज मिशन इसको बर्जिस देसाई ने लिखा था। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। रेडी, रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट CDS जनरल अनिल चौहान जी ने लिखा। दे विल सूट यू मैडम हरिंदर बवेजा ने लिखा। विंग्स ऑफ वेलोर ये स्वप्निल पांडे की पुस्तक है। लिविंग द विवेकानंद वे निखिल यादव की पुस्तक है। व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर ये DY चंद्रचूड़ जी जो पिछले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उनका है। वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस ये मनीष मुंद्रा की पुस्तक है। डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डेलिमिटेशन ये रवि के मिश्रा की पुस्तक है। तो ये प्रमुख पुस्तकें हैं जो पिछले दिनों में आई थी जिनका आपने किया रिवीजन। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है PM मोदी की अदिस अबाबा यात्रा के दौरान भारत और इथियोपिया ने कितने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मैंने आपको बताया ना PM मोदी 3 देशों की यात्रा पर गए। फिर से रिवीजन करो कौन कौन से देश पे, जॉर्डन, ओमान, इथियोपिया, है ना। तो जॉर्डन, इथियोपिया, फिर ओमान गए। अब इथियोपिया में उनको सर्वोच्च सम्मान मिला। अभी आज न्यूज़ आ रही है कि ओमान का भी सर्वोच्च सम्मान उठा लाए, मतलब मिला है ना। तो इसके अब देखो जब इथियोपिया गए थे तो 3 महत्वपूर्ण समझौते पर इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। ये 3 महत्वपूर्ण समझौते भी पूछे जाएंगे। तो 3 टाइप से क्वेश्चन बनेगा। एक तो कहाँ कहाँ कौन कौन सा अवार्ड पाए, दूसरा किन देशों की यात्रा की और कब की, तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि कौन कौन से समझौता करके आए हैं। ठीक है, कल भी मैंने आपको बताया था कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड, आज फिर कुछ क्वेश्चन और जान लो। कल और कुछ नया अपडेट आएगा तो उसको भी मैं बताऊंगा। ये जो 3 जो मुद्दों पर जो समझौते हुए हैं उनमें है कस्टम्स कोऑपरेशंस, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डाटा सेंटर्स, इसके अलावा यूनाइटेड नेशन का पीस कीपिंग। यूनाइटेड नेशन की जो पीस कीपिंग फोर्स होती है उसमें भारत इनका मदद करेगा। इसके अलावा सीमा शुल्क प्रशासनिक सहायता देगा। इथियोपिया में डाटा सेंटर बनाए जाएंगे भारत के। तो ये 3 MOUs साइन हुए हैं। इथियोपिया आप जानते हो एक अफ्रीकी देश है। ठीक है, अगला 2025 में किस हवाई अड्डे को दुनिया का सबसे बेस्ट हवाई अड्डा घोषित किया गया। हर बार की तरह इस बार फिर से चांगी एयरपोर्ट। तो चांगी एयरपोर्ट जो कि है सिंगापुर का, यह हर बार की तरह इस बार फिर से सबसे बेस्ट एयरपोर्ट चुना गया है। इस रैंकिंग में दूसरे पर है हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कतर का जो कि है। तीसरे पर हानेडा एयरपोर्ट है टोक्यो का। भारत के एयरपोर्ट की क्या स्थिति है आइए देखते हैं। इसमें दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है 32वें स्थान पर पूरे ओवरऑल रैंकिंग में, और भारत में टॉप पर है लेकिन ओवरऑल में 32 पे है। दूसरे पर बेंगलुरु है भारतीय में, तो बेंगलुरु एयरपोर्ट 48वें पर है ओवरऑल में, भारत में दूसरे पर। हैदराबाद का एयरपोर्ट 56वें पर, मुंबई 73वें पर है। ठीक है ना। अच्छा आप चलो मुझे नाम बता दो सबका। हैदराबाद एयरपोर्ट का असली नाम क्या है? राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दिल्ली का एयरपोर्ट का क्या नाम है असली नाम? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मुंबई एयरपोर्ट का असली नाम क्या है? छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बेंगलुरु एयरपोर्ट का क्या नाम है? कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, तो रियल नेम ये है। तो बाकी सब मैंने आपको बता दिया है। सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट ये टॉप पर है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फीफा के बेस्ट फुटबॉल अवार्ड्स 2025 में फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द अवार्ड किसने जीता है? फीफा का हर साल अवार्ड दिया जाता है। फीफा वो शांति पुरस्कार वाला नहीं, ट्रंप वाला नहीं। फीफा शांति पुरस्कार ट्रंप पाए हैं, ये भी नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट वो भी है। ये फीफा का हर साल प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया जाता है जो खेले रहते हैं, जो रियल में कुछ किए रहते हैं उनके लिए। तो फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड इस बार मिला है किसे? इस बार मिला है ओस्मान डेम्बेले को। ओस्मान डेम्बेले ये फ्रेंच खिलाड़ी हैं और इनको मेंस का मिला है। विमेंस का हर बार की तरह इस बार भी एतना बोनामाती ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं। बैलन डी'ओर खिताब लगातार जीतती रहती हैं और इसके बाद फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड जीतते रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इस बार इन्होंने फ्रांस के जीता है। ओस्मान डेम्बेले ने बेस्ट मेंस का अवार्ड, ठीक है, फीफा के द्वारा ये दिया जाता है। डेम्बेले ने ही इस बार बैलन डी'ओर भी जीता था और इस बार एतना बोनामाती ने भी बैलन डी'ओर जीता था। फीफा की बात करेंगे तो फीफा मतलब होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, इसकी स्थापना 1904 में हुई थी। स्थापना 1904 में पेरिस में हुई थी, लेकिन हेडक्वार्टर इसका है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में, ये याद रखना। इसके अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ये भी लिस्ट है, ये भी याद रखना। और वैसे तो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन कोच अगर मान लो पूछा जाए तो ल्यूस एंड्रिक कोच बने हुए हैं, बेस्ट कोच चुने गए हैं। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन, इस पर तिरंगा फहराने वाली कविता चंद किस राज्य से संबंधित है? अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी होती है माउंट विंसन। सबसे पहले नोट तो ये कर लो। कविता चंद ये है उत्तराखंड की और ये पर्वतारोही हैं। ये बन गई हैं पहली उत्तराखंडी महिला या पहली उत्तराखंडी व्यक्ति ही समझ लो, ओवरऑल महिला पुरुष दोनों मिला करके, जिन्होंने इस माउंट विंसन पर चढ़ाई करी हुई है, जो कि अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है।
इसी के साथ साथ इन्होंने एक और रिकॉर्ड बनाया। इन्होंने अपने खुद के रिकॉर्ड में एक नाम दर्ज किया कि भाई ये विश्व की 7 महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटियों पर तिरंगा फहरा दी हैं। 7 महाद्वीप पर जो भी सबसे बड़ी सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं सब पर, ठीक है। तो उत्तराखंड की पहली महिला बनी है। माउंट विंसेंट की ऊंचाई कितनी है? 4892, ठीक है, 4892। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन? सागरमाथा। क्या आपने कुछ दूसरा पढ़ा है क्या? दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट ही है, उसी का नाम सागरमाथा है। सागरमाथा नेपाल में कहते हैं, ठीक है। तो आपने जो पढ़ा है सही पढ़ा है, सागरमाथा भी उसे कहते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई के प्रबंध निदेशक का कार्यकाल, किस प्रबंध निदेशक का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ाया? तो अभी हाल ही में अश्वनी कुमार तिवारी जी ये 2 साल के लिए कार्यकाल अपना एक्सटेंशन पा गए हैं। एसबीआई के एमडी हैं। मैंने आपको उस दिन बताया था ना कि एसबीआई हो, आरबीआई हो, एलआईसी हो, ऐसी बड़ी बड़ी जो एंटिटीज़ हैं उसमें एक तो अध्यक्ष होता है और मैनेजिंग डायरेक्टर उसके 3, 4, 5 ऐसे रखे रहते हैं जिससे अच्छे तरीके से मैनेज किया जाए, सभी सेक्टर को कंट्रोल किया जाए। तो ऐसे ही ये भी एमडी थे अश्वनी तिवारी। तो तिवारी साहब को 2 साल का एक्सटेंशन मिल गया है। और कौन कौन एमडी हैं? इसके अलावा राणा आशुतोष कुमार सिंह हैं, राम मोहन राव अमारा हैं, रवि रंजन हैं, ये सब भी एमडी हैं। चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी ये अध्यक्ष हैं, ठीक है। पहले ये भी एमडी थे लेकिन अब ये अध्यक्ष हैं वर्तमान में। तो खैर एसबीआई की स्थापना 1955 में हुई थी। दुनिया की सबसे बड़ी बैंक है। किसकी? दुनिया की सबसे बड़ी बैंक है ब्रांचेस के मामले में और कस्टमर सर्विस के मामले में। 1 जुलाई 1955 को स्थापना हुई थी। इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किया गया था। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में स्थित है, ठीक है। अगला, अच्छा मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा, क्वेश्चंस तो हो गए हैं 10। रिक्वेस्ट ये है कि अब हम लोग कंटेंट आपको और ज़्यादा ज़बरदस्त और ज़्यादा बेहतर दे रहे हैं, तो अब आपको भी थोड़ा सा जिम्मेदारी निभानी होगी। आपको क्या करना होगा? आज वीडियो को सब लोग लिंक लगाओ स्टेटस पर, पूरा केवल लिंक डाल दो, ठीक है ना। आज वीडियो का परफॉर्मेंस ज़बरदस्त दिखना चाहिए। और ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, नहीं तो कसम वगैरह दिला दूंगा, फिर जानते रहना, फिर पाप लगेगा, है ना। विद्या माता कसम दिलाएंगे, तो इसलिए शेयर कर देना। और ई बुक अगर नहीं लिए हो तो ई बुक ले सकते हो। हाँ, इसके लिए कसम नहीं दिलाएंगे, लेकिन ई बुक आप स्वेच्छा के अनुसार ले सकते हो अगर मन करे तो। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी, इसमें पहले स्थान पर कौन है? तो अमेरिका है। लौह पुरुष के नाम से विख्यात सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया था? तो 1991 में इनको मरणोपरांत भारत रत्न मिला था। आज आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है। दूसरा, सी डैक ने क्या विकसित किया है? ऐसा क्या ही बना दिया है सी डैक ने? बताओ कमेंट करके। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगली क्लास में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।